हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रसशास्त्र का लेक्चर। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस एंड रेगुलेटरी प्रोविजंस। मतलब क्या 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 अभी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस बने हैं मतलब रसशास्त्र और भेषज कल्पना में, और कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन मतलब जो कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं वो कैसी फॉर्मुलेशन हो, उन उसके क्या क्या रेगुलेशंस हैं। ठीक है, उनको पढ़ेंगे। कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू प्रोड्यूस अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। मतलब कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन क्या होता है कि आप एक मिक्सचर बनाएं, मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कई सारे घटक द्रव्यों को लेकर एक ऐसा मिक्सचर बनाएं जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो मतलब चेहरे को निखारने के लिए इस्तेमाल होते हैं बेसिकली। दैट मीट्स अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट सच एज टेक्सचर, अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस। जो इन चीज़ों को पूरा करना चाहिए, जैसे उसका टेक्सचर ठीक ठाक होना चाहिए, उसका अपीयरेंस भी ठीक ठाक होना चाहिए। देखो, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर बहुत गंदा लगेगा तो आदमी इस्तेमाल नहीं करेगा, भले वो कितना भी फायदा करता हो, और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। की कंपोनेंट्स, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? मुख्य घटक द्रव्य। ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड द डिजायर्ड बेनिफिट टू द स्किन और द हेयर। देखो, कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं? ये बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, शैम्पू वगैरह, तो वो भी कॉस्मेटिक्स में ही आ जाएगा। दे आर द कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड डिजायर्ड बेनिफिट टू द स्किन और हेयर। मतलब जो जिसके लिए लिए गए हैं, वो जो जिसके लिए आदमी ले रहा है, जिसकी इच्छा से ले रहा है, वो उस जैसे चेहरे की सुंदरता के लिए ले रहा है तो चेहरा उसका निखर के आना चाहिए। ठीक है, सच एज मॉइस्चराइजिंग, एंटी एजिंग और सन प्रोटेक्शन। मॉइस्चराइज करने के लिए, एंटी एजिंग मतलब उम्र को रोकने के लिए, और सन प्रोटेक्शन मतलब धूप से सुरक्षा के लिए। ठीक है। एक्सिपेंट्स क्या होते हैं? दीज आर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इंप्रूव टेक्सचर एंड इनहेंस स्टेबिलिटी। ये क्या होते हैं? जैसे पैराबेन होता है, बेंजोएट होते हैं, ये क्या करते हैं? उसकी लाइफ को बढ़ाते हैं और उसके टेक्सचर को इंप्रूव करते हैं, मतलब फ्लेवरिंग एजेंट की तरह कह सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? दे आर एडेड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड एक्सटेंड द प्रोडक्ट सेल्फ लाइफ। ये क्या होते हैं? ये उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर जाएं, क्योंकि हब से बनाओगे तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, तो वो ना अटैक करें। अब फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस में हम लोग क्या क्या लेते हैं? स्किन टाइप। फॉर्मुलेशंस मस्ट बी टेलर्ड टू स्पेसिफिक स्किन टाइप सच एज नॉर्मल, ड्राई, ऑयल और सेंसिटिव। इसलिए तुमने देखा होगा कि ऑयल जिसकी ऑयली स्किन है उसके लिए अलग अलग फेस वॉश होता है, जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए अलग फेस वॉश होता है। तो उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा तुम्हें कौन सी स्किन के लिए आप बना रहे हो। ठीक है। पीएच लेवल, द पीएच लेवल ऑफ द फॉर्मुलेशन शुड बी कंपेटेबल विद द स्किन नेचुरल पीएच टू अवॉइड इरिटेशन। जो पीएच उसका, जैसे तुम जो बना रहे हो अपना कॉस्मेटिक, तो उसका जो पीएच होना चाहिए वो नॉर्मल स्किन के पीएच से मैच करना चाहिए, जिससे इरिटेशन ना होगा। कम और ज़्यादा होगा तो इरिटेशन होगी स्किन में। ठीक है। स्टेबिलिटी एंड टेक्सचर। स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? द फॉर्मुलेशन मस्ट बी स्टेबल एंड मेंटेन इट्स टेक्सचर ओवर द टाइम। देखो, फॉर्मुलेशन जो होना चाहिए, पहली बात तो स्टेबल होना चाहिए, उसका मतलब घटक द्रव्य ऐसे नहीं, घटक द्रव्य जल्दी दूषित ना हो। ठीक है। एंड मेंटेन इट्स टेक्सचर ओवर द टाइम। उसका जो टेक्सचर है, जो नॉर्मल टेक्सचर है, जैसे कि लिक्विड है तो लिक्विड जैसा ही बना रहे हैं, ये नहीं कि कुछ समय बाद वो सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक है। सेफ्टी एंड रेगुलेटरी कंपाइलेंस, ये क्या है? फॉर्मुलेशन मस्ट कंपाइल विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर। मतलब जो उसकी ज़रूरी हैं, जो गवर्नमेंट में लागू गई हैं, वो शर्तों को पूरा करना चाहिए, और जो कस्टमर्स हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख के किसी भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनाएंगे। कॉमन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस, हम लोग जो कॉमन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग क्रीम्स और लोशंस इस्तेमाल करते हैं। इमल्शंस ऑफ ऑयल एंड वाटर। देखो, क्रीम्स और लोशंस में क्या होता है? इमल्शन ऑफ ऑयल एंड वाटर, मतलब पानी का और ऑयल का कम्बिनेशन होता है। ठीक है। ऑफ्टन यूज्ड फॉर मॉइस्चराइजिंग एंड स्किन केयर। देखो, क्रीम और लोशंस का हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए और स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब स्किन की देखभाल करने के लिए। ठीक है। जेल्स क्या होते हैं? क्लियर जेली लाइक फॉर्मुलेशन, दे आर ऑफ्टन यूज फॉर स्किन केयर एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। देखो, इसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस भी हैं, कई जेल वगैरह आते हैं। ठीक है, जेल के कैप्सूल्स वगैरह आते हैं। ठीक है। और स्किन केयर के लिए, क्योंकि कई विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, उन्हें खाया भी जाता है और चेहरे पर लगाया भी जाता है। ठीक है, उस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है। सीरम्स, कंसनट्रेटेड फैट एब्जॉर्बिंग लिक्विड्स ऑफ्टन यूज्ड फॉर एंटी एजिंग, स्किन ब्राइटनिंग एंड हाइड्रेटिंग। ये काहे के लिए? देखो, सीरम्स काहे के लिए इस्तेमाल होते हैं? देखो, सीरम्स बालों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो स्किन ब्राइटनिंग, हेयर ब्राइटनिंग के लिए, हाइड्रेटिंग, सीरम्स को हाइड्रेट करने के लिए, स्किन बहुत रूक्ष हो गई है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटी एजिंग, जैसे उम्र आदमी नहीं कहता इनकी उम्र 40 साल है लेकिन लगते हैं 30 साल के, उसके लिए भी हम लोग सीरम का इस्तेमाल करते हैं। शैम्पू एंड कंडीशनर। फॉर्मुलेशन डिजाइन टू क्लीन एंड केयर फॉर हेयर। मतलब स्किन, देखो, हेयर की केयर भी करें और हेयर को क्लीन भी रखें। ठीक है, उसके लिए हम लोग शैम्पू और कंडीशनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन टेक्निक्स, मतलब किस किन तरीकों से फॉर्मुलेशन बनाते हैं? एक तो इमल्सिफिकेशन, कंबाइनिंग ऑयल एंड वाटर फेजेस क्रिएट अ स्टेबल मिक्सचर। इमल्सिफिकेशन में क्या करते हैं? हम लोग पानी
और वाटर एक साथ कभी नहीं मिलते हैं, इनको इमल्सीफाई करके मिलाया जाता है, ठीक है। सस्पेंशन क्या है? डिस्पर्जिंग सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड फेज। जब हम लोग कोई भी सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल में मिलाते हैं उसे सस्पेंशन कहते हैं। जिलेशन क्या होता है? क्रिएटिंग जेल लाइक टेक्सचर थ्रू यूज ऑफ जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट्स के इस्तेमाल, मतलब जेल लाइक जो जेल बनाने के एजेंट्स हैं उनके इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? जेल लाइक टेक्सचर, क्रिएटिंग अ जेल लाइक टेक्सचर थ्रू यूज ऑफ जेलेटिंग एजेंट। मतलब क्या, जेलेटिंग जो जेल बनाने वाले एजेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम लोग जेल बनाते हैं। इनकैप्सुलेशन इनक्लोजिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन अ प्रोटेक्टिव कोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड डिलीवरी। देखो कैप्सूल्स का क्या मतलब है? कैप्सूल में क्या होता है? कभी कभी दवाई इतनी कड़वी होती है कि आदमी उसे सीधा नहीं खा सकता, तो उस दवाई को पीस कर या उनके ऐसे फॉर्मुलेशन बनाने, उन्हें एक किस में रखा है? प्रोटेक्टिव कोटिंग में रख दिया था, ठीक है। कैप्सूल के दो पार्ट्स होते हैं, एक में होती है कैप, एक में होता है मेन इंग्रेडिएंट, मेन पार्ट, ठीक है। कैप को लगा, पहले मेन पार्ट में हम लोग दवाई भर देते हैं और फिर कैप उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैप्सूल बनता है। इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड आईएसओ आईएसओ ने डेफिनेशन क्या कही कॉस्मेटिक्स की, कि कैसे कॉस्मेटिक, किसको कॉस्मेटिक कंसिडर करेंगे। कॉस्मेटिक्स आर द प्रोडक्ट्स दैट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी और द पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो या तो पूरे शरीर पर लगाए जाएं या किसी शरीर के एक अंग पर लगाए जाएं, फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिंग, ब्यूटिफाइंग एंड प्रोमोटिंग। किसके लिए इनका कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल होगा? या तो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होगा या उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, एंड प्रोमोटिंग अट्रैक्टिवनेस, मतलब आदमी सुंदर दिखे जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, और अल्टरिंग द अपीयरेंस, मतलब कोई बहुत ज़्यादा काला है तो थोड़ा सा हल्का सा मतलब गोरा कर दे, ठीक है। रेगुलेटिंग प्रोविजंस क्या होते हैं? रेगुलेटिंग प्रोविजंस प्लांट लेआउट एंड अदर फैक्ट्री रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। मतलब कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए फैक्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं और क्या क्या उसके नियम हैं बनाने के, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोविजंस क्या होते हैं? क्या क्या मतलब जो नियम है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो ध्यान रखना। कंपाइलेशन विद जीएमपीस, जैसे ये सारे प्रोडक्ट पे लिखा होता है जीएमपी सर्टिफाइड, मतलब वो अच्छी तरीके से बनाया गया, सही अच्छी कंपनी में बनाया गया, तो जीएमपी सर्टिफाइड होना चाहिए। कंपाइलेशन विद जीएमपीएस इज मैंडेटरी फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर टू इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। देखो जीएमपी अगर सर्टिफाइड नहीं है तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए अनसेफ है, ठीक है। इज मैंडेटरी फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर, कोई भी अगर कॉस्मेटिक बना रहा है कंपनी तो उसे जीएमपी सर्टिफाइड कराना बहुत आवश्यक है, ठीक है। कॉस्मेटिक रेगुलेशन क्या होते हैं? कंपाइलेंस विद द रेगुलेशन सच एज यूएस एफडीए, ये क्या यूएस की एक संस्था है जो कॉस्मेटिक को रेगुलेट करती है। ईयू मतलब ये यूरोपियन यूनियन वाली संस्था है जो कॉस्मेटिक का रेगुलेशन, एंड इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये इंडिया में काम करती है, ठीक है। जो अगर यूएसए में आपको अपना कोई कॉस्मेटिक का सामान बेचना तो आपको इससे वेरीफाई कराना पड़ेगा, ठीक है, कॉस्मेटिक रेगुलेशन। अगर आपको यूरोप की कंट्रियों में बेचना तो ईयू कॉस्मेटिक रेगुलेशन से वेरीफाइड होना चाहिए, और इंडिया में बेचना तो इंडियन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू पास होना चाहिए, ठीक है। लेबलिंग एंड पैकेजिंग, कंपाइलेंस विद लेबलिंग एंड पैकेजिंग रेगुलेशंस, किस सरकार ने जो मानक तय किए हैं उन्हीं के अनुसार आपका प्रोडक्ट पैक होना चाहिए। इंक्लूडिंग इंग्रेडिएंट डिस्क्लोजर एंड वार्निंग लेवल्स, आपको इंग्रेडिएंट्स बताने पड़ेंगे कि इसमें ये डाला गया है, क्योंकि हो सकता है किसी आपके कस्टमर को उस चीज़ से एलर्जी हो। जैसे किसी कस्टमर, मान लो आपने प्रोडक्ट में ग्लिसरॉल डाला है, किसी को ग्लिसरॉल से एलर्जी है, इसलिए आपको उसका बताना पड़ेगा। और वार्निंग लेवल्स मतलब ये 7 साल के बच्चा नीचे नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसमें ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, या इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखें, ऐसी लेवल्स आपको लगानी पड़ेंगी, ठीक है। प्लांट लेआउट के बारे में बात करें तो अगर जहाँ पर ये मतलब कॉस्मेटिक्स बनते हैं उसका प्लांट का बाहर मतलब प्लांट पूरा कैसा होगा, ठीक है, मतलब फैक्ट्री कैसी होगी। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज, सेपरेट स्टोरेज एरियाज फॉर रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड फिनिश गुड, हर चीज़ के लिए अलग अलग होना चाहिए। देखो स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए एक अलग स्थान होना चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए एक अलग स्थान होना चाहिए, और फिनिश गुड के लिए मतलब पूरी कॉस्मेटिक आपकी बनके तैयार हो गई, पैक हो गई, तो उसके लिए एक अलग स्थान होना चाहिए, ठीक है। सब एक जगह मिक्स करके नहीं लिख सकते, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एरिया की बात करें, अ क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड एरिया फॉर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन विद अ सेपरेट सेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, मतलब कहाँ पर पैक होगा, पैक होने के बाद कहाँ पर डिलीवरी होगी, कहाँ पर बॉक्सेस रखे जाएंगे, इनके लिए सबके लिए अलग अलग एरिया होने चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग रॉ प्रोडक्ट्स, मतलब एक लेबोरेटरी होनी चाहिए जो क्वालिटी को कंट्रोल करके कि हाँ इस क्वालिटी से अगर बेकार होगा तो फिर उसे रिजेक्ट कर जाएगा, मतलब क्वालिटी चेक होनी चाहिए हर समय, ठीक है। इन द प्रोसेस प्रोडक्ट एंड फिनिशिंग गुड, देखो प्रोसेस हो रही उस समय भी चेक करना है, और फिनिश गुड में एक बार चेक करना है कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो सही है या नहीं है, ठीक है। उसका पैकेजिंग एरिया,
अ डिज़ाइंड एरिया फॉर पैकेजिंग एंड लेवलिंग फिनिश गुड। एक एरिया मतलब स्पेसिफिक एरिया होनी चाहिए कहाँ काहे के लिए, पैकेजिंग के लिए। यहाँ पर सिर्फ कॉस्मेटिक की पैकेजिंग होगी। वेस्ट मैनेजमेंट एरिया डिज़ाइन फॉर द डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वहाँ से मतलब जो आपने इस्तेमाल किया उससे जो गंदा पानी निकल रहा है या कचरा निकल रहा है उसके लिए भी एक स्पेसिफिक एरिया होनी चाहिए फैक्ट्री के आसपास, ठीक है। फैक्ट्री रिक्वायरमेंट्स, फैक्ट्री की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्लीननेस एंड सैनिटाइजेशन, द फैक्ट्री मस्ट मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस एंड सैनिटाइजेशन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसकी उस फैक्ट्री में क्या होना चाहिए कि क्लीननेस और सैनिटाइजेशन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कंटामिनेशन ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो प्रोडक्ट में माइक्रोऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन हो जाए, ठीक है, मतलब जीवाणु का आक्रमण हो जाए जो बना रहे। इक्विपमेंट एंड मशीनरी, द फैक्ट्री मस्ट हैव द सुटेबल इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन सच एज मिक्सचर। ये नहीं है कि मिक्सचर है ही नहीं, कुछ हाथों से बना रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। फैक्ट्री के पास जरूरी जितनी भी जरूरी सामग्री हैं कॉस्मेटिक बनाने के लिए वो सारी उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल एंड ट्रेनिंग, द फैक्ट्री मस्ट ट्रेन पर्सनल हु फॉलो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। फैक्ट्री को उन लोगों को लेना है जो अच्छी तरीके से काम करते हैं, ठीक है, और जीएमपी के रूल्स को साथ में देखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब कोई नौसिखिया को काम नहीं देना है, ठीक है, बाकी अच्छे व्यक्ति को काम देना है कि जो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से ट्रेंड हो, ठीक है। अगर वो ट्रेंड नहीं हो तो फैक्ट्री को पहले उन लोगों को ट्रेन करना होगा, उसके बाद उन्हें काम देना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योरेंस, देखो द फैक्ट्री मस्ट हैव द क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योरेंस सिस्टम, मतलब फैक्ट्री के पास एक जगह होनी चाहिए, एक लैब होनी चाहिए जहाँ पर वो जाके उसकी क्वालिटी चेक करे। सिस्टम इन अ प्लेस टू इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द फिनिश गुड्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, रॉ मटेरियल प्रोसीजरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द अप्रूव्ड सप्लाई। देखो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग, जहाँ से रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं तो वो सप्लायर देखो अप्रूव्ड है कि नहीं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। वेइंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जिस हिसाब से मतलब किसी किताब में दिया गया उसी हिसाब से आपको फार्मूला बनाना चाहिए। मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, मिक्सिंग क्या होता है, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू क्रिएट द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कैसे मिक्सिंग करेंगे, कैसे ब्लेंडिंग करेंगे उस तरीके से। फिलिंग एंड पैकेजिंग, द फिलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द फिनिश्ड गुड, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग, क्वालिटी पहले आप क्वालिटी उसकी चेक करेंगे और बाद में उसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर फिनिश गुड आपका बन गया उसके बाद आप उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द फिनिश गुड अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिस हिसाब से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसी हिसाब से आप उसकी पैकेजिंग करेंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो आप स्टोर करेंगे जहाँ पर स्टोरेज का सामान बनाएंगे वो क्या वहाँ पर जल वगैरह ना जाता हो, मतलब एक जगह पूरी वेंटिलेटेड हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड टू द रिटेलर्स एंड कस्टमर, जो रिटेलर्स और कस्टमर इसके लिए सही हो उन्हें ही आप कस्टमर सप्लाई करें, ठीक है।